हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट अगस्त 2023 के लिए जो हम लोग का सब्जेक्ट है मैथ, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कॉमन है। पेपर 1 में थोड़ा सा लो लेवल का क्वेश्चन आएगा और पेपर 2 में थोड़ा एडवांस लेवल का आएगा। तो ये जो वीडियो होगा ये दोनों के लिए होगा, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे मैथ जो है हम लोग का सब्जेक्ट, उसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। उसमें हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है नंबर सिस्टम। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नंबर सिस्टम में जो है अभी तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी विगत वर्षों में जो है एग्ज़ाम जो हुआ है सीटेट का, उसमें कितना क्वेश्चन आया है। तो देखिए, वर्ष 2011 में 6 प्रश्न पूछा गया था नंबर सिस्टम से। 2012 में जो है 8 प्रश्न पूछा गया था, 2013 में 4 प्रश्न और 2014 में 12 प्रश्न पूछा गया था। 2015 में 11 प्रश्न पूछा गया था और 2016 में 3 प्रश्न पूछा गया था। यानी हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो नंबर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, नंबर्स क्या होता है? संख्याएं। नंबर्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में संख्याएं। संख्याएं जो होती है हमारी भाषा का एक अभिन्न अंग है। वर्तमान में दैनिक जीवन में होने वाले अधिकतर घटनाओं में संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के भाव और वजन, मापन, खेल के स्कोर, यात्रा समय सारणी आदि को संख्याओं में ही व्यक्त किया जाता है। संख्याओं को हम शब्द, प्रतीक या आकृति द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है नंबर्स, हम लोग इसका जो यूज है अपने डेली लाइफ में, जैसे जोड़ घटाव हो गया या मतलब डेली लाइफ में हम लोग इसका यूज करते ही करते हैं। ये हमारे भाषा का क्या है, एक अभिन्न अंग है, ठीक है। और हम लोग इसको जो डिनोट करते हैं वो डिनोट कैसे करते हैं? तो शब्द के द्वारा करते हैं, प्रतीक या अंक के द्वारा करते हैं, या फिर आकृति के द्वारा करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगला जो टॉपिक है अंक। अंक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट, ठीक है। डिजिट क्या होता है? तो किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। वो 10 अंक कौन कौन से हैं? यानी हम लोग कह सकते हैं कि वो 10 सिंबल्स कौन कौन से हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो 10 डिजिट हैं, इसका जो यूज होता है भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर ये मान्य है, ठीक है। और इसलिए जो है ये क्या होता है, ये सिंगल होता है, सिंगल यूनिट होता है, ठीक है। और इसी से मिलके क्या बनता है? नंबर्स बनता है। जो नंबर होता है यानी संख्या, वो या तो सिंगल डिजिट से मिलके बना होगा या फिर एक या मोर देन 1 डिजिट से मिलकर बना होगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रणाली के बारे में, ठीक है। इस संख्याओं को मुख्यतः 2 प्रणालियों द्वारा लिखा जा सकता है, जो क्या है, जो निम्नलिखित है। जो पहला है वो हम लोग का है दशमिक प्रणाली, जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम लोग 10 संकेतों या अंकों का प्रयोग करते हैं। वो 10 संकेत या अंक कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो होते हैं ये भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर क्या है, मान्य है, ठीक है। अब एक होता है संख्यांकन प्रणाली, जिसको बोलते हैं न्यूमरेशन सिस्टम, ठीक है। तो संख्यांकन प्रणाली क्या होता है? जिसमें हम लोग किसी भी संख्या को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं संख्यांकन प्रणाली को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेशन सिस्टम।
संख्यांकन प्रणाली निम्न दो प्रकार की होती है। पहला होता है भारतीय प्रणाली सिस्टम, यानी भारतीय प्रणाली, ठीक है, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको क्या नाम है, हिंदू अरेबिक प्रणाली। इसको हम लोग इंडियन सिस्टम बोलते हैं। या फिर इस चार्ट को देखिए, हम लोग बोलते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हाँ देखिए, इसमें जो होता है, जो संख्या का मान होता है, स्थानीय मान, उसको हम लोग इस चार्ट के द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ जो स्टार्ट होता है वो होता है इकाई से, दहाई से, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है 10 करोड़ के अंदर ही ये सब आता है, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन आएगा वो लगभग 10 करोड़ के अंदर तक ही पूछा जाएगा, यानी 10 करोड़ तक पूछा जाएगा। तो देखिए, इकाई जो होता है वो एक प्लेस पे होता है, यानी ये 10 के पावर जो वैल्यू होगा इसका, ये 0 होगा। और किसी भी पावर का, किसी भी नंबर के में अगर पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और दहाई जो होता है 10 होता है, इसको हम लोग घात में कैसे लिख सकते हैं, तो 10 के पावर 1, ठीक है। सैकड़ा जो होता है 100 होता है, यानी इसमें जो, इसको हम लोग घात में कैसे लिखेंगे, 10 के पावर 2। हज़ार जो होता है उसमें 3 जीरो होता है, इसीलिए इसको हम लोग 10 के पावर 3 लिखते हैं। 10,000 में क्या होता है, 4 जीरो होता है, इसीलिए इसको 10 के पावर 4 लिखते हैं। लाख में जो होता है 5 जीरो होता है, इसीलिए हम लोग इसको 10 के पावर 5 लिखते हैं। 10 लाख में जो होता है 6 जीरो होता है, इसलिए हम लोग इसको 10 के पावर 6 लिखते हैं। करोड़ में जो होता है 7 जीरो होता है, इसलिए हम लोग इसको 10 के पावर 7 लिखते हैं। और जो 10 करोड़ होता है उसमें 10 के पावर 8, यानी 8 जीरो होता है। तो ये तो हो गया हम लोग का इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब इस पे जो है क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 5328763007। तो इसको हम लोग जो है शब्दों में कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसका स्थानीय प्ले जो मान होता है वो हम लोग देखेंगे। जैसे इकाई, यहाँ पे हम लोग सबसे लास्ट में जाएंगे, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जब भी 10 आएगा तो हम लोग 2 डिजिट मिलाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 53, यानी 53 करोड़। ये हो जाएगा 28 लाख, यानी 28 लाख 76,307। तो ये हो गया इसे पढ़ने का तरीका। अब हम लोग जो दूसरा प्रणाली है जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जो कि विदेशों में बहुत चलता है, इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम। यह प्रणाली जो है विश्व में सर्वाधिक प्रचलित होती है, और इसलिए इसे क्या कहते हैं, ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो है ये सारणी है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। अब इसमें जो है सभी अंकों को एक साथ पढ़ते हैं, आवर्त का मान इकाइयों को छोड़कर सभी को एक साथ पढ़ा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे ये इकाई है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, और यहाँ से जो है 10,000 के बाद क्या आ जाएगा, 100,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद 100,000 के बाद क्या आएगा, मिलियन आएगा, फिर 10 मिलियन आएगा, फिर 100 मिलियन आएगा। तो यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये जो 100 मिलियन है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 करोड़ के बराबर, ठीक है। और ये जो 10 मिलियन है ये किसके बराबर होगा, 1 करोड़ के बराबर। अगर हम कंपेयर करेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट से, तो ये मिलियन जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो 1 लाख के बराबर होगा, सॉरी 10 लाख के बराबर होगा, ठीक है। और ये 100,000 होगा वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा आपको 1 लाख के बराबर, ठीक है। वो 1 लाख के बराबर हो जाएगा। अब देखें, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि
इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें घात कितना होता है, यानी 10 के पावर कितना होता है। तो देखिए इकाई में जो होता है इसका, इकाई में 10 के पावर 0 होता है, यानी इसका 10 के पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। दहाई में क्या होता है 10 के पावर 1 होता है। सैकड़ा में 10 के पावर 2 होता है। हज़ार में 10 के पावर 3 होता है। 10,000 में 10 के पावर 4 होता है। 100,000 में 10 के पावर 5 होता है। मिलियन में 10 के पावर 6 होता है। 10 मिलियन में 10 के पावर 7 होता है और 100 मिलियन में 10 के पावर 8 होता है। अब हम लोग देखिए ये नंबर है, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, इसको अगर हमको शब्दों में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग वैसे ही काउंटिंग करेंगे, जैसे कैसे पढ़ते हैं इसको, इकाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, फिर उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब यहाँ पे जो 100 आएगा तो हम लोग 3 डिजिट लेंगे, 3 डिजिट का यूज करेंगे। अगर 10 आएगा तो 2 डिजिट का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आया तो 3 डिजिट मिला के क्या बना, 532 मिलियन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्या था, फिर उसके बाद है आपको 876, यानी पे यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 100,000 है। तो 100,000 है तो 3 डिजिट मिलाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग, मैंने क्या बोला था कि जब भी 1000 आएगा, ठीक है, 100 आएगा, जब भी 100 आएगा तो हम लोग 3 डिजिट मिलाएंगे। तो ये 876 हो जाएगा, 876,000, और ये क्या हो जाएगा 307। तो इस प्रकार हम लोग जो है किसी भी संख्या को शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अंकों में लिखिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 5,09,60,000। देखिए ये जो है ना, ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। एक्सपेंडेड का मतलब होता है फैलाना। तो इसको हम लोग ऐसे भी देखिए, इसको हम लोग 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तो हम लोग प्लेस बैठाकर, जैसे हम लोग क्या करेंगे, हम देखिए ये 5 करोड़ है, यानी इसका मतलब ये भारतीय प्रणाली है, ठीक है। तो हम लोग इसको भारतीय प्रणाली में कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ तक गया है, तो यहाँ करोड़ के प्लेस पे कितना है 5, तो हम लोग करोड़ के प्लेस पे 5 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है 9,60,000, तो हम लोग 9 लाख यानी लाख के प्लेस तक जाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, और लाख के प्लेस पे क्या बोला गया है 9, ठीक है। तो 9 लाख हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला गया 60,000, तो हम लोग 60,000 यानी 10,000 तक जाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो यहाँ 10,000 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 60। अब यहाँ पे उसके आगे क्या लिखा गया है 9, तो 9 जो है केवल 9 है, तो ये इकाई के प्लेस पे हो जाएगा। अब इधर जो बीच में जो भी जगह खाली रहेगा उस वहाँ पे हम लोग क्या बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे। तो देखिए ये जो हमारा वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार आएगा, और ये जो ऐसे लिखा गया है ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें क्या किया गया है, जैसे करोड़ का जो करोड़ को अगर घात में लिखेंगे तो 10 के पावर 7 होता है। तो 5 करोड़ को हम क्या करेंगे, 5 करोड़ मतलब 5 इंटू 10 के पावर 7, ठीक है। उसी तरह 9 लाख, तो लाख जो होता है 10 के पावर 5 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 5। और हज़ार जो होता है 10 के पावर 3 होता है, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 इंटू 10 के पावर 3। और 9 इकाई अंक होता है, ठीक है, केवल इकाई है तो इकाई 1 होता है, तो इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 और उसके बाद कितना जीरो आ जाएगा, 7 जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस का साइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद 9 से 10 के पावर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के बाद कितना जीरो आएगा, 5 जीरो आ जाएगा। फिर 60 है, तो 60 के बाद 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 के बाद 3 और जीरो उसमें जोड़ देंगे, फिर यहाँ पे 9। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे है, दूसरा आप देख सकते हैं क्वेश्चन सेम है, 7,08,048, लेकिन यहाँ पे मिलियन आ गया। तो मिलियन से हमको क्या पता चल रहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम है, तो इसमें मिलियन का यूज हुआ है, ठीक है।
ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है इसलिए इसमें किसका यूज हुआ है, मिलियन का यूज हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 7 मिलियन है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। तो देखिए यहाँ मिलियन के प्लेस पे क्या होगा, 7 होगा। और फिर उसके बाद क्या है 8,000। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए मैं इंग्लिश में पढ़ दिया, अब हिंदी में पढ़ता हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखा है 48। तो 48 यानी 10 के प्लेस पे होगा, ठीक है। तो ये 48 में लिख दिया। अब यहाँ जो भी प्लेस खाली होगा वहाँ क्या कर दूंगा, 0 बैठा दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है दूसरा उदाहरण जो दिया हुआ है उसमें बोला गया है कि प्रत्येक को अंकों से शब्दों में भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रणाली में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रत्येक को अंकों से शब्दों में भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रणाली में लिखिए। तो देखिए ये जो नंबर दिया गया है हमें, ये जो संख्या दिया गया है, इसको हम लोग भारतीय प्रणाली में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। और लाख के प्लेस पे कितना है, 1 है, यानी लाख के स्थान पे कितना है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। फिर हम लोग 0 को नहीं नेगलेक्ट करते हैं, यानी 0 को हम लोग नहीं लेते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के प्लेस पे कितना है, 5 है, तो क्या हो जाएगा 500, ठीक है। और फिर 6 7 क्या हो जाता है, 67 हो जाता है। तो ये क्या हो गया, भारतीय प्रणाली हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कैसे लिखेंगे, तो वो देखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं इसको। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, हम लोग फिर से इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में काउंटिंग करेंगे, ठीक है। जो उसका प्लेस वैल्यू चार्ट है उसके अनुसार हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, ठीक है। तो यहाँ 100 जब भी आता है तो हम लोग 3 प्लेस मिलाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 100,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100,000। फिर 5, अब यहाँ तक 5 तक करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पे क्या है, 5, और फिर उसके बाद क्या है 67, यानी 567। तो ये भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली दोनों में इसको मैंने बताया आपको। अब इस नंबर को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसका हम लोग भारतीय प्रणाली में आगे बनाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। लाख के प्लेस पे क्या है, 9 है, तो 9 लाख हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है 73, 73,000, फिर 276। और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको काउंटिंग स्टार्ट करते हैं इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में, ठीक है। देखिए इसको हम लोग काउंटिंग कैसे करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। 100,000 के प्लेस पे क्या है 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 973 हो जाएगा, यानी हम लोग 3 डिजिट मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 973,276, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 276। तो हम लोगों ने अभी देखा कि ये कैसे हम लोग इसका जो है भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में इसको अंकों से शब्दों में और शब्दों से अंकों में कैसे लिखते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि अंकों का मान कैसे निकालते हैं, यानी अंकों का जो 2 मान होता है, ठीक है। अंकों का 2 मान होता है, प्रत्येक अंक, ठीक है। संख्या के प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं। पहला होता है वास्तविक मान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। और दूसरा होता है स्थानीय मान, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो देखिए वास्तविक मान क्या होता है, किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता वास्तविक मान कहलाता है। इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जातीय मान, अंकित मान, या फिर शुद्ध मान भी इसे कहते हैं। यानी देखिए इसको हम लोग कितने नाम से जानते हैं, वास्तविक मान से नाम से जानते हैं, जातीय मान के नाम से जानते हैं, अंकित मान के नाम से जानते हैं, शुद्ध मान के नाम से जानते हैं,
और इंग्लिश में इसको फेस वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि संख्या 2569 में जो 5 है उसका जातीय मान क्या होता है। तो देखिए किसी भी संख्या में किसी भी जो अंक है उसका जातीय मान जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो सेम वही संख्या अंक रहता है। जैसे 5 का बोला जाए तो 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर 9 का बोला जाए तो 9 का जातीय मान 9 हो जाएगा, यानी वो नंबर जो है चेंज नहीं होता है, वो खुद रहता है। 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 2 का जातीय मान क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी वास्तविक मान, फेस वैल्यू, जातीय मान, अंकित मान, शुद्ध मान, अगर ये सब पूछा जाए तो उस किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जो है जातीय मान या फिर वास्तविक मान या फिर अंकित मान या शुद्ध मान या फिर फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं स्थानीय मान। तो किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण बदल जाता है स्थानीय मान कहलाते हैं। अब जैसे ये संख्या दिया हुआ है 2569, इसमें जो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 5 लिखने के बाद इसके राइट साइड में जितना भी प्लेस होगा उतना हम क्या करते हैं, 0 बैठा देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ 9 का पूछा जाए तो 9 के बाद कितना प्लेस है, तो एक भी प्लेस है, तो यहाँ खूब क्या हो जाएगा, केवल 9 हो जाएगा। तो यहाँ 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए संख्याओं के वास्तविक एवं स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे संख्याओं के वास्तविक एवं स्थानीय मान हम लोग निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 2092 में जो है अंकों का वास्तविक मान निकालना होगा, तो अंक 2 के लिए जो वास्तविक मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 0 का निकालना होगा तो 0 का 0 हो जाएगा। 9 का निकालना होगा तो 9 का 9 होगा, यानी वास्तविक मान जो होता है सेम वही अंक रहता है, यानी वो चेंज नहीं होता है। अब देखिए हम लोग संख्या 70,364 का में अंकों का स्थानीय मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। पहला हम लोग देखते हैं, देखिए पहला जो अंक है वो क्या है, 4 है। तो 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 हो जाएगा। इकाई अंक कौन सा है, 1 है, यानी इकाई अंक पे है, तो ये 4 गुना 1 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। दहाई अंक पे 6 है, तो 6 गुना 10 हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। सैकड़ा के स्थान पे क्या है, 3 है, तो 3 गुना 100 हो जाएगा। उसी तरह 0 का तो 0 ही होता है। ये जो है 7, तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 गुना 10,000, तो ये क्या हो जाएगा, 10,000। इसको हम लोग सिंपल में बोल सकते हैं कि जितना भी मान लीजिए वैल्यू रहेगा राइट साइड की ओर, जितना भी प्लेस यानी डिजिट रहेगा उतना हम मतलब लिख देते हैं। जैसे यहाँ 7 का हमको लिखना होगा, तो 7 के बाद कितना प्लेस है, 1 2 3 4, तो उतना हम लोग 0 बैठा देंगे। सिंपल में इसे हम लोग समझ जाते हैं। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन है कि देखिए संख्या, ये जो संख्या दिया है इसमें 9 के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान में कितना अंतर है। तो यहाँ पे 9 का अगर हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 का, तो 9 और 9 के बाद कितना 0 है, 3 0 है, तो 1 2 3। और वास्तविक मान 9 का क्या हो जाएगा, तो वो खुद 9 हो जाएगा। अगर अंतर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो यहाँ पे 0 है, तो 0 में तो 9 नहीं जाता है, तो बगल से क्या लेते हैं, हासिल लेते हैं। तो ये यहाँ से ये इधर हासिल आया और ये इधर और ये इधर, तो ये 10 में से 9 गया, कितना बचा, 1 बचा। यहाँ पे कितना बचा, फिर ये बचा आपको 9, तो ये 9 लिख दिया। फिर यहाँ कितना बचा, 9, और यहाँ कितना बचा, 8, तो ये क्या हो गया, 8,991। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, यानी संख्याओं के प्रकार। देखिए संख्याओं के प्रकार बहुत सारे होते हैं, हम लोग जो मेन है उसी को पढ़ेंगे अभी। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है, पहला दिया है प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि जो भी संख्या हमें प्रकृति से मिली है उसे हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं।
यानी प्रकृति से तो संख्या हमें 1 2 3 4 5 मिली है। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो गिनती की संख्या होती है, और गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, और कहाँ तक जा सकती है, तो इन्फिनिटी तक जा सकती है, यानी अनंत होती है। तो वो सारी संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेचुरल नंबर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें जो है जीरो शामिल नहीं होता है। अब आते हैं दूसरा जो पॉइंट है, पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर। तो देखिए, जो हमारा प्राकृत संख्या है, ठीक है, अगर उसके साथ क्या आ जाए, जीरो आ जाए, यानी जीरो आ जाए, जीरो के साथ प्राकृत संख्या आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग w से डिनोट करते हैं। अब देखिए, आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पूर्ण संख्याओं के साथ घटाव, जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग की संक्रिया निम्नलिखित होती है। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं a और b के लिए जोड़ क्या हो जाएगा, a + b = b + a। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कि 4 + 2 जो होता है किसके इक्वल हो जाएगा, 2 + 4 के। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 + 4 के। यानी 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, या फिर 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। यानी इसके जो उत्तर में होगा कोई चेंजिंग नहीं होगा। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। ठीक है, अच्छा, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं a और b के लिए घटाव क्या होता है। जैसे a - b है, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा अगर हम b - a लिखें तो। यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि 25 में से अगर 5 घटाए तो हमें 20 मिलता है, लेकिन 5 में से 25 घटाएंगे तो ये हमें -20 मिलता है। और 20 और -20 कभी भी इक्वल नहीं होता है। यानी 20 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और -20 छोटा हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं a और b के लिए गुना। तो देखिए, a × b होता है b × a। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हम 211 × 25 करें तो हमें क्या मिलता है, 5275। लेकिन अगर हम इसके अंकों को, यानी संख्याओं का हेर फेर कर दें, यानी 25 × 211 कर दें, तब पर भी हमें कौन सा संख्या मिलेगा, यही संख्या मिलेगा, यानी 5275 ही प्राप्त होगा। इसको हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम 4 में 2 से गुना करें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अगर हम इसके संख्याओं का हेर फेर कर दें, यानी 2 × 4 करें, तब पर भी हमें क्या मिलेगा, 8 ही मिलेगा। तो इस तरह हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब आते हैं चौथा पॉइंट पे, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं a और b के लिए भाग। तो a/b को अगर हम लोग ऐसे लिख दें, इसको हम उल्टा कर दें b/a। ठीक है, अगर हम a को b से भागा दें और फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, b/a आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होगा। इसको कैसे हम लोग समझेंगे कि अगर हम 100 को 10 से भागा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग 10 को 100 से भागा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, 0.10। तो कभी भी ये दोनों इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स जो होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, पूर्णांक। प्राकृत संख्याएं उनकी ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, पूर्णांक कहलाती है। इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक नंबर लाइन होता है, ठीक है, नंबर लाइन, यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, इधर आपको पॉजिटिव नंबर होता है 1 2 3 4, कहाँ तक जाएगा ये, इन्फिनिटी तक। और इधर की ओर लेफ़्ट साइड जाएंगे हम लोग तो नेगेटिव नंबर होता है -3। और ये जो होता है 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 को हम लोग बोलते हैं जीरो इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको, जीरो इंटीजर। ठीक है, ये ना तो आपको पॉजिटिव होता है और ना ही ये नेगेटिव होता है। ठीक है, ये ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है।
लेकिन अगर हम जीरो से जो है, ठीक है, ओरिजिन जो यहाँ जीरो से इसका ओरिजिन हो रहा है, यहाँ से अगर हम लोग राइट की ओर जाएंगे तो वैल्यू क्या बढ़ता है, वैल्यू इसका बढ़ता है, ये क्या होता है, बढ़ता है, और ये हमेशा किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। अगर हम लेफ़्ट साइड की ओर जाते हैं तो वैल्यू क्या होता है, घटता है, घटता है, और ये कैसा इसका साइन रहेगा, ये हमेशा नेगेटिव में होता है। तो जो हमारा पूर्णांक होता है यानी इंटीजर होता है, वो तीन चीज़ से मिलके बना होता है। पहला होता है पॉजिटिव नंबर से, ठीक है, पहला होता है आपको पॉजिटिव नंबर, ठीक है, दूसरा होता है, दूसरा होता है आपको, देखिए, पहला होता है पॉजिटिव नंबर, दूसरा होता है आपको जीरो इंटीजर, ठीक है, जीरो इंटीजर, और तीसरा होता है नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये तीन से मिलकर होता है, पहला बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर या नंबर, दूसरा होता है जीरो नंबर या इंटीजर, और तीसरा होता है नेगेटिव इंटीजर या नंबर। यानी ये तीनों को मिला के क्या बनता है, ये देखिए, नेगेटिव, जीरो और 1 2 3 को मिला के क्या बोलता है, पूर्णांक बनता है। और पूर्णांक जो होता है कभी भी उसका जो हर होता है, हर हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। उसका जो हर होता है पूर्णांक का हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल, अब यहाँ भी वही चीज़ बताया गया है कि पूर्णांकों के साथ जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग के क्रिया क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, b प्लस ए होता है, ठीक है। जैसे 5 प्लस -7, ठीक है, अगर हम उसको ये करें तो क्या आएगा, -2 आएगा। लेकिन -7 + 5 क्या आएगा, तो वो भी क्या आएगा, -2 ही आएगा। किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए घटाव क्या हो जाएगा, a माइनस बी कैन नॉट बी इक्वल टू b माइनस ए, यानी a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं हो सकता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 6 में से अगर हम लोग -5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। क्यों आएगा 11, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो 6 और में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 होगा। वही -5 में -6 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, लेकिन साइन किसका रहता है, माइनस का रहता है। तो ये दोनों क्या होगा, कभी भी इक्वल नहीं होगा। अब देखते हैं तीसरा जो पॉइंट है हमारा, वो क्या दिया है, किन्हीं दो पूर्णांकों और a और b के लिए गुना जो होता है, जैसे a इंटू बी है और b इंटू ए है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -5 × 6 इक्वल टू -30, ठीक है। तो 6 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा, और साइन किसका होगा, माइनस का होगा। लेकिन अगर हम लोग 6 × -5 करते हैं तो भी वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भाग के लिए देखते हैं कि अगर दो पूर्णांकों a और b के लिए अगर हम भाग करते हैं, जैसे a को भाग करते हैं b से, अगर हम उसका जो है वैल्यू चेंज कर देते हैं, जैसे उल्टा कर देते हैं b/a, तो ये वैल्यू कभी भी क्या होगा, इक्वल नहीं आएगा। जैसे अगर हमें यहाँ पे लिख सकते हैं -5 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो वो कभी भी इक्वल नहीं आएगा जब हम उसको 4 से -5 को भाग करेंगे तो, ठीक है। अब देखिए धनात्मक संख्या, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम जो है शून्य से दाएं की ओर यानी राइट साइड जाते हैं तो वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होता है। और नेगेटिव नंबर्स क्या होता है, जब हम लोग जीरो से बाई ओर जाते हैं तो जो मान होता है वो क्या होता है, कमता है, ठीक है। और जो वैल्यू होता है क्या होता है, ऋणात्मक में होता है। अब देखिए किसी भी a का योज्य प्रतिलोम माइनस ये होता है। अगर अब मान लीजिए कोई संख्या 4 है, अगर हम बोलें कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए सम संख्या क्या होता है, सम संख्या,
देखिए सम संख्या देखिए सम संख्या को हम लोग इवन नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऐसा संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी पूरी तरह क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, वैसा संख्या क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। एक और चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि जिस भी नंबर के इकाई अंक पे, ठीक है, इकाई अंक पे 2, 4, 6, 8, 0 हो, तो वो संख्या क्या होती है, 2 से विभाजित हो जाती है, ठीक है, और वो संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है, 2 से डिवाइड हो जाती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि -2 जो है, -2 क्या ये सम संख्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये -2 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या है, ये भी क्या है, सम संख्या है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि 0 जो है, 0 जो है, क्या ये सम संख्या है या इवन नंबर है? तो अगर हम 0 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है। अब कैसे डिवाइड हो जाता है, तो हम लोग इसको समझ सकते हैं कि अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 मिलता है। अब हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये मेरा आंसर है वो सही है या गलत है? जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। उसी तरह जब हम 0 को 2 से डिवाइड करते हैं तो जब हमें क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, और जब हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 0 जो है इवन नंबर होता है, ठीक है। अब देखिए विषम संख्या क्या होता है। तो देखिए विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से क्या होते हैं, पूरी तरह विभाजित ना हो, वो क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। इसके इकाई अंक पे जो है 0, 2, 4, 6, 8 को छोड़कर बाकी सारी संख्या होती है, ठीक है, यानी बाकी सारे अंक होते हैं, संख्या नहीं होती है। अब हम लोग आगे देखेंगे रेशनल नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। तो वे सभी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। जहाँ p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब क्या, इंटीजर, यानी ये क्या होगा, ये 0 भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। लेकिन इसका जो देखिए p/q क्या होता है, यहाँ पे p क्या है, अंश है, ठीक है। रुक जाइए एक मिनट। यहाँ पे जो p है इसको हम लोग अंश बोलते हैं, इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, और q को बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी हर बोलते हैं इसको, ठीक है। इंग्लिश में अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, और हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं। और यहाँ पे जो q है, q को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर, और हिंदी में इसको बोलेंगे हर। तो यहाँ पे जो हर होता है वो कभी भी क्या होता है, 0 नहीं होता है, यानी q कभी भी 0 नहीं होगा, यानी नीचे वाला जो भी होगा वो 0 नहीं होगा। अब देखिए ये जो है यहाँ पे कितना है, तो 7। तो 7 क्या है, 7 को हम लोग लिख सकते हैं ना 7/1। किसी भी नंबर के नीचे जो है 1 छिपा रहता है, यानी वो 1 से डिवाइड हो सकता है। और 7/5 ये भी क्या है, p/q के फॉर्म में। -1/3 ये भी क्या है, p/q के फॉर्म में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या और भिन्न, ठीक है, परिमेय संख्या को भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और भिन्न को भी जो है हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। भिन्न को हम लोग इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि दोनों में अंतर क्या होता है, क्योंकि दोनों को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ये होता है रेशनल नंबर होता है, वो उसका जो p और q है, ठीक है, वो क्या होता है, इंटीजर होता है। इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है, यानी वो नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी होता है, लेकिन केवल q जो है 0 नहीं हो सकता है। वही हम लोग फ्रैक्शन के केस में देखते हैं, तो फ्रैक्शन के केस में उसको भी p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी भिन्न को जो है p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन जो p और q होता है वो क्या होता है, होल नंबर होता है, ठीक है।
क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये दोनों में अंतर होता है, ठीक है, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में। अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए वे सारी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब जैसे p/q पूर्णांक होता है, यहाँ पे p/q क्या है, पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे q क्या होगा, कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। जैसे √2, तो √2 जो है कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जो √2 जो है ना, वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग ये होता है, रेशनल नंबर होता है। यानी जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, यानी कभी भी कटेगा नहीं, इसका वैल्यू जो है मतलब बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, पाई भी जो है एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा इस पॉइंट को। अब हम लोग आते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है सीटेट के एग्ज़ाम में। देखिए भाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो वे सभी अंक या नंबर जिनका जो है गुणनखंड यानी फैक्टर्स एक डिफरेंट, पहला तो देखिए इसका डिफरेंट फैक्टर होना चाहिए, एक होगा और एक खुद होगा और उसके अतिरिक्त भी होगा, ठीक है। यानी एक अपने एक को और अपने को लेकर मतलब एक्स्ट्रा होना चाहिए, यानी एक से दो से ज़्यादा हो, उसका क्या हो, दो से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, दो टर्म आप लोग एक जान लीजिए, एक होता है मल्टीपल और एक होता है फैक्टर, ठीक है, मल्टीपल और फैक्टर। तो मल्टीपल का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं मल्टीप्लाई या टेबल बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगा यहाँ पे कि 4 का मल्टीपल कौन कौन सा होगा, तो 4 का मल्टीपल होगा 4, 8, 12 डॉट 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 कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक। यानी ये टेबल जहाँ तक आप पढ़ सकते हैं वहाँ तक होगा। और एक और चीज़ है, इसकी जो संख्या होती है वो इनफाइनाइट होती है, अनंत हो सकती है मल्टीपल का, ठीक है। अगर वहीं हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स का, तो फैक्टर्स क्या होता है, तो ऐसी संख्याएं जो किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देती है वो उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ये 6, तो 6 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, पहला तो 1, ठीक है, और 6, ये दोनों नंबर तो फिक्स है कि वो खुद डिवाइड करेगा। अब उसके बाद 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, फिर 4, 5, 6। यानी देखिए ये जो इसके कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए, 1, 2, 3, 6। और एक और चीज़ गौर करने वाला बात है कि कभी भी जो फैक्टर होगा 6 का, यानी किसी भी नंबर का, एक तो वो 1 होगा और एक खुद होगा, ठीक है, ये एकदम फिक्स है। और एक और चीज़ है कि कभी भी उस नंबर से ज़्यादा नहीं होगा, यानी 6 का बोला जाए तो 6 से ज़्यादा नहीं होगा, तो इसे हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं। मल्टीपल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणज और फैक्टर्स को बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है। तो देखिए अब अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ऐसी प्रत्येक संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाते हैं। और ये 2 गुणनखंड क्या होना चाहिए, दोनों डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। और दोनों डिफरेंट कौन कौन सा होगा, एक तो वो एक तो जो पहला नंबर होगा वो 1 होगा और दूसरा जो होगा वो खुद नंबर होगा, ठीक है। जैसे 2, 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, तो ये सभी के कितने फैक्टर है, केवल 2 फैक्टर हैं। इसका अगर हम लोग फैक्टर निकालें यानी कौन कौन सी संख्या इसको डिवाइड कर सकती है, तो पहला तो एक हो जाएगा और दूसरा वो खुद नंबर हो जाएगा, जैसे 2 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 3 का निकालेंगे तो 3 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है, तो इसको केवल 2 ही संख्या डिवाइड कर सकती है, एक तो 1 कर सकती है और दूसरा वो खुद अपने आप को कर सकती है।
उसी तरह मैं यहाँ से 19 को लेता हूँ, तो 19 का कौन कौन सा फैक्टर होगा, एक तो 1 होगा और दूसरा 19 होगा। तो ऐसे संख्याएँ क्या कहलाते हैं, ऐसे संख्याएँ प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए अभाज्य संख्या की जांच कैसे करते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या की जांच कैसे करते हैं। अभाज्य संख्या की जांच, टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है अथवा नहीं, इसकी जांच हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला क्या है, पहला चरण कि सर्वप्रथम दी गई संख्या के ठीक आगे की ओर एक ऐसी संख्या लेते हैं जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, माना कि संख्या क्या है 341 है, इसके आगे की वह संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी, यानी 341 से आगे का वर्ग क्या हो जाएगा 361। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग संख्या का क्या लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं। तो 361 का वर्गमूल लेते हैं तो क्या आता है, 19 आता है। अंत में प्राप्त वर्गमूल संख्या से कम उन संख्याओं को लिखते हैं जो अभाज्य है। यदि किसी भी अभाज्य संख्या से दी गई संख्या पूरी तरह कट जाए तो वह अभाज्य नहीं है। यदि किसी भी अभाज्य संख्या से वह नहीं कटती है तो दी गई संख्या एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या है, 19 है। 19 से कम कुल 7 अभाज्य संख्या है, यानी 19 से देखा जाए तो कौन कौन सा 19 के अंदर में कौन कौन सा अभाज्य संख्या आता है। पहला आता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है, तो अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये जो है 341 2 से कटता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से जो है सबको मतलब देखते रहेंगे कि किससे कटता है। तो हम लोग देखते हैं कि 3 से भी नहीं कट रहा है ये संख्या, 2 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कटता है, 7 से भी नहीं कटता है, लेकिन 11 से जब इसको करते हैं तो 11 से ये विभाज्य हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि 341 क्या है, भाज्य संख्या है। अगर यहाँ पे ये किसी भी नंबर से नहीं विभाजित होती तो वो क्या होता, अभाज्य संख्या होता। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्या का टेस्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन है कि ज्ञात करना है कि 149 जो है अभाज्य संख्या है या नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि 149 से जो है 149 से जो हम लोग इसका देखेंगे कि 149 से आगे का जो वर्ग है वर्गमूल नंबर है यानी संख्या है वो कौन सा होगा। तो 149 से आगे हो जाएगा 169, और 169 किसका होता है, तो 13 का होता है। ठीक, 13 का 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13 होता है। तो 13 के अंदर में जो जो अभाज्य संख्या है जैसे 2, 3, 5, 7, 11, तो इससे जो है 149 विभाजित होता है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो देखिए 2 से तो ये विभाजित नहीं होता है, 3 से भी नहीं होता है, 5 से भी नहीं होगा और 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, अगर किसी से कट जाता तो ये क्या हो जाता, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर हो जाता। अब देखिए संख्या के अंक। ठीक है, संख्या के अंक देखिए द्विअंकीय संख्या है, 2 डिजिट नंबर। यदि किसी संख्या का दहाई अंक x होगा और इकाई अंक y होगा तो द्विअंकीय संख्या क्या बनेगी, 10x + y। ठीक है, और देखिए n अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्याओं में n का जितना मान होता है उतना बार 9 अंक लिखा जाता है। जैसे हम लोग बोलेंगे 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 9 बार 5 लिख देंगे। वही अगर बोला जाएगा कि 9 अंक की छोटी संख्या क्या होगा, तो हम लोग 1 के बाद जितना भी नंबर बोलेगा उससे हम लोग 1 घटा के हम लोग 0 बैठा देंगे। जैसे यहाँ पे बोला जाएगा 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, तो 1 लिखने के बाद 5 से 1 कम 4 0 बैठा देंगे। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देखिए 5 अंक की बड़ी संख्या होता है 99,999, और छोटी संख्या क्या होता है 5 अंकों की 10,000।
जब हम लोग इसमें अंतर निकालेंगे तो अंतर कैसे निकालते हैं, बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं, तो अंतर क्या आएगा 89,999। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कि हम लोगों को क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसमें हेल्प करेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ये थ्योरी पढ़ने के बाद एक्सरसाइज का भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला फार्मूला क्या है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। जैसे हम लोग ऐसा बोलेंगे कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है n+1/2। तो यहाँ पे 20 तक बोला गया है, तो यहाँ पे n की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 20, और फिर n+1 है तो 20+1। ठीक है, 20+1/2, तो ये हो जाएगा 20, और 20+1 क्या हो जाएगा 21, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 2, तो ये 10 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम लगातार जो है n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी देखिए प्रथम, ठीक है, यानी लगातार 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर रहेगा, तो हम लोग उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे n+1 2n+1/6। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। देखिए तीसरा फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के धनों का योगफल। धन मतलब क्या होता है क्यूब, तो 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस n क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा n+1, और विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा n²। क्रमिक n तक की संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा n/2 इंटू n/2 प्लस 1। अच्छा, क्रमिक n तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा n+1/2 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूला था जो कि किससे रिलेटेड है, प्राकृत संख्याओं के योगफल से संबंधित कुछ फॉर्मूला था जो हम लोगों ने पढ़ लिया। इन फार्मूलाओं को हम लोग को क्या करना है, मतलब एक बार अच्छे से देख लेना है, अभी इसका जो आगे यूज होगा। ठीक है, मैथ में जब हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे तो इसका यूज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, देखिए 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ n के जगह क्या दिया हुआ है 31, तो 31 + 1 हो जाएगा /2 का होल स्क्वायर। 31 में 1 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, 32/2, तो 32/2 होता है 16, और 16 का स्क्वायर होता है 256। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गणित संक्रियाएँ, ये बहुत इजी है लेकिन तब पर भी हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। देखिए गणित संक्रियाएँ क्या क्या होती है, पहला तो जोड़ होता है, दूसरा घटाव होता है, तीसरा गुना होता है, चौथा भाग होता है। तो इन्हीं चारों को क्या बोलते हैं, गणित संक्रियाएँ बोलते हैं, जिन्हें मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। जोड़ में क्या करते हैं हम लोग, 1 या 2 या 2 से अधिक संख्याओं, समूह, वस्तु आदि को एक साथ मिलाकर गिनते हैं। जैसे 1275 है, 1373 है, 2832 है, इसको जोड़ना होगा तो इसको हम लोग जोड़ के लिख सकते हैं। उसी तरह घटाव में भी हम लोग ये काम करते हैं। ठीक है, अब घटाव ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये सब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, घटाव, जोड़, घटाव, गुना, भाग, तो ये सब। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे भाग में है कि जो भाग होता है, भाग का जो चिन्ह होता है ये होता है, इसको हम लोग डिवीज़न बोलते हैं। तो यहाँ पे भाग की प्रक्रिया में जिस संख्या को विभाजित किया जाता है उसे भाज्य यानी डिविडेंड कहते हैं, डिवाइडेंड, और जो संख्या विभाजित करती है उसे भाजक कहते हैं यानी डिवाइजर, तथा जो संख्या यह बताती है कि भाज्य में भाजक कितनी बार है
उसे भागफल यानी कोसेंट कहते हैं। तो इस तरह भाज्य भाजक का गुणज नहीं होता है और अंत में हमें जो संख्या प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। जैसे देखिए, अगर हम लोग 48 से 265 को भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 5 भागफल मिलेगा, ठीक है, और शेषफल क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। तो जिससे हम लोग भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है। तो भाजक को हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक को बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है। और जिसको हम लोग जिसको भाग देते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, भाज्य। इसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। और जो हम लोग को जितने बार में हम लोग इसको भाग लगाए हैं तो ये क्या कहलाएगा, कोसेंट। और जो हम लोग को लास्ट में बच जाता है वो क्या कहलाता है, शेषफल यानी रिमाइंडर। तो एक फार्मूला होता है भाजक, भाज्य और भागफल से संबंधित। वो फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। यानी जो डिवाइजर इक्वल टू होता है डिविडेंड इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू पी इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ पे x क्या है, भाज्य है, p भाजक है, q भागफल है और r शेषफल है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे जो है, अगर जो हम लोग का 48 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आएगा उसमें हम लोग 25 जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, भाज्य प्राप्त होगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, इसको भी मैंने बता दिया आप लोग को। अब देखिए संख्याओं के साथ खेलना, ठीक है। संख्याओं के साथ खेलना मतलब कि संख्याओं के साथ खेलने का आशय है कि किसी गणनात्मक संबंध को ध्यान में रखते हुए संख्या की गणितीय जानकारी में वृद्धि करना। जैसे हम ये जानते हैं कि जो संख्या विभाजित हो जाती है वे भाज्य संख्या कहलाती है तथा जो विभाजित नहीं होती है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। किंतु जब हम किसी संख्या विशेष की विभाज्यता में 3 से जांच करते हैं तो पहले संख्याओं के अंकों का योग करते हैं और 3 से विभाजित करते हैं। यदि योगफल 3 से विभाजित हो जाता है तो इस प्रकार हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, वह एक क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं पानी पी ले रहा हूँ, ठीक। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता की जांच के नियम, ठीक है। तो कैसे हम लोग संख्याओं की विभाज्यता की जांच करते हैं वो देखते हैं। देखिए 2 से विभाज्यता का क्या नियम होता है कि कोई भी संख्या जो है 2 से तब विभाजित होगी जब उसके इकाई अंक पे क्या होगा, 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होगा। तो वो संख्या क्या हो जाती है, 2 से विभाजित हो जाती है। 3 से क्या है, देखिए 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम है कि उसके अंकों का योग जो होता है 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 465 दिया हुआ है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि 4, 6 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो 6 व 4 10 हो जाता है और 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। अब 15 जो है 3 से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। जब ये इसके अंकों का योग जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या भी जो है 3 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित का क्या नियम है, तो उसके जो दहाई अंक होगा, ठीक है, दहाई तथा इकाई अंक से जो संख्या बना होगा वो किससे विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा। यानी यहाँ पे दहाई और इकाई से बना संख्या क्या है, 64, और ये क्या होता है, 4 से विभाजित होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है, इतना बड़ा जो संख्या है वो क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि कोई भी संख्या 5 से तब विभाजित होती है जब उसके इकाई अंक पे क्या हो, 0 और 5 हो, तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। जैसे यहाँ पे इकाई अंक पे क्या है, 0 है, और यहाँ पे भी इकाई अंक पे क्या है, 5 है। तो ये संख्या हम कह सकते हैं कि 5 से विभाजित होगी। हम लोग को जितना भी बड़ा संख्या रहेगा, हमको बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को इकाई अंक से मतलब है। फिर आते हैं हम लोग 6 से विभाज्यता का नियम, ठीक है।
तो 6 से विभाज्यता का नियम यह है कि वो जो संख्या होता है, जैसे जो भी संख्या होगा वो पहले तो 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, यानी 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। और 7, अब देखते हैं हम लोग 7 का जो है 7 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो 7 से विभाज्यता का नियम है कि कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके शेष अंक से बनी संख्या में से घटाया जाए और इससे प्राप्त शेष फल यदि 7 से भाज्य हो तो वो भाज्य हो या फिर 0 हो। जैसे 24, 29 है तो इसका अंतिम अंक क्या है, 9 है, और इसको हम क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे तो 18 हो जाएगा। और शेष अंक क्या है, 242 है, ठीक है। तो 242 में क्या करेंगे हम लोग, 18 घटा देंगे। अब 18 घटा देंगे तो शेषफल जो आएगा 224 है। अब यही चीज़ हम फिर से दोहराएंगे, तो क्या करेंगे, 22 में से हम 8 घटा देंगे, ठीक है, 22 में से 8 घटा देंगे तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपको 14, और 14 क्या होता है, 7 से विभाजित होता है, ठीक है। अगर हम देखिए 242 को अगर हम 18 से भाग देंगे, ठीक है, तो कितना शेषफल बचेगा इसका, तो ये हो जाएगा, ये 7 से विभाजित हो जाएगा। अगला देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। देखिए 8 से विभाज्यता का नियम है यह है कि उसके सैकड़े, दहाई एवं इकाई अंकों से बनी संख्या क्या हो, 8 से विभाजित हो। यानी सैकड़ा पे 1 है, 9 है और 2 है, यानी 192 जो है वो किससे विभाजित होना चाहिए, 8 से। तो ये 8 का विभाज्यता का नियम हो गया। 9 से विभाज्यता का नियम क्या होगा कि जब उसके सब अंकों का योगफल जो होगा, ठीक है, अंकों का योगफल 9 से विभाजित होगा। तो 2 में 9 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11, और 11 में 3 जोड़े तो 14, 14 4 18, 18 क्या होता है, 9 से विभाजित होता है, इसलिए यह भी संख्या क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। 10 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि उसके इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसके इकाई स्थान पे क्या हो, 0 हो तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 10 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 11 का क्या होता है, देखिए कोई भी संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योगफल का अंतर क्या हो, 0 हो, अथवा 11 या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। अब जैसे देखिए मैं इसके इकाई अंक से चलता हूँ, ठीक है, इकाई अंक से चलता हूँ तो ठीक है, पहले तो मैं इकाई अंक से बाईं ओर चलूँगा, ठीक है। तो 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 7, तो इसको मैं जोड़ूँगा तो 2, 3, 2, 7, इसको जोड़ने पे क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। अब मैं इसके सम स्थान यानी दहाई से चलूँगा तो ये, ठीक है, क्या हो जाएगा, 6, 7 और 1, तो इसको भी जोड़ने पे क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। और जब हम इन लोग का, जब ये दोनों का योगफल का जो है, ये दोनों का जो योगफल आया उसका अंतर निकालेंगे तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 या फिर 11 आ जाए या फिर 11 से विभाजित हो जाए जो नंबर, तो वो भी नंबर क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। अब देखिए 12 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 12 से विभाज्यता का नियम कि कोई भी संख्या 12 से तभी विभाजित होगी जब वह 3 और 4 दोनों से अलग अलग विभाजित हो। तो ये जो नंबर है इसको हम लोग चेक करेंगे, ये 3 और 4 दोनों से विभाजित होता है कि नहीं। तो देखिए 4 का तो हम लोग को पता है कि दोनों दहाई और इकाई से बना हुआ संख्या जो है वो 4 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे 88 जो है 4 से विभाजित है। और 3 से क्या है कि उसके अंकों का योगफल जो है 3 से विभाजित होना चाहिए।
तो 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23, और 23 में 1 जोड़े तो 24, और 24 और 6 30। तो 30 भी क्या होता है, 3 से विभाजित होता है। तो जब ये 3 और 4 दोनों से विभाजित होगा तो ये 12 से भी विभाजित होगा। अब हम लोग देखते हैं 25 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 25 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 25 से विभाजित होगी। यानी इसके अंतिम 2 अंक से बनी संख्या क्या है, 25 है, तो ये 25 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है 25 से भी विभाज्य है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ये संख्या जो है निम्न में से किससे विभाज्य है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो संख्या दिया है, ठीक है, इसके इकाई अंक पे 5 है, तो ये तो फिक्स हो गया कि ये जो है 5 से विभाजित होगी। और ये जो है 2 और 4, तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे किससे किससे विभाजित होगी। तो देखिए 5 इसमें 3 ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए ये तो 2 से तो विभाजित नहीं होगी, तो इसको हम लोग काट देते हैं। अब बचा ये, ठीक है, ये दोनों को काट देते हैं, तो ये किससे होगा, 3, 5 और 9 से होगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा ऑप्शन देख के भी इसको मतलब ये कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 से तो ये विभाजित नहीं होगा, और यहाँ पे चूँकि 5 है तो 5 से फिक्स है कि ये 5 से विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पे 2 और 5 वाले ऑप्शन को आगे छाट लिए। फिर यहाँ पे 2 है, तो 2 जो है चूँकि इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है, तो 5 है तो 2 से तो विभाजित नहीं होगा, इसीलिए जो हम लोग का आंसर होगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3, 5 और 9। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए संख्या जो है, संख्या ये जो है 7 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि सभी संख्या क्या हो रही है, एक निश्चित पैटर्न पे क्या हो रही है, रिपीट कर रही है। ठीक है, तो जो रिपीट करती है ना, तो वो क्या होता है, वो विभाजित होता है। ठीक है, संख्या 622 62 7 से विभाज्य नहीं है। अन्य सभी संख्या एक ही संख्या की पुनरावृत्ति के कारण 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे रोमन नंबर। ठीक है, रोमन नंबर, देखिए रोमन नंबर, इसको बोलते हैं रोमन अंक या फिर रोमन संख्या या फिर रोमन नंबर। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कुछ संख्याएं हैं, उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं वो देखते हैं। एक को जो है हम लोग एक सिंगल लाइन से मतलब डिनोट करते हैं, 2 को 2 लाइन से, 3 को 3, और 4 को 1 और ऐसे करके डिनोट करते हैं। 5 को ऐसे डिनोट करते हैं, 6 को ऐसे डिनोट करते हैं, 7 को ऐसे डिनोट करते हैं, 8 को ऐसे डिनोट करते हैं, 9 को ऐसे डिनोट करते हैं, 10 को एक्स से डिनोट करते हैं, 20 को डबल एक्स से, 30 को ट्रिपल एक्स से, 40 को एक्सएल से, 50 को एल से, 100 को सी से, 500 को डी से, 1000 को एम से। ठीक है, अब इसका कुछ नियम होता है, विशेषता होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए रोमन प्रणाली की विशेषताएं। देखिए आई, एक्स, सी तथा एम संकेत अधिक से अधिक 3 बार लगातार लिखे जा सकते हैं। ठीक है, इस स्थिति में उनका मान उनके योगफल के बराबर होता है। जैसे मैं यहाँ पे आई जो है 3 बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस आई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 को हम लोग 3 बार जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। उसी तरह x जो है, x का वैल्यू 10 होता है, तो 10 को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसी तरह c को भी हम लोग 3 बार लिखें तो c का वैल्यू होता है 100, 100 को 3 बार जोड़े तो क्या हो जाएगा, 300। उसी प्रकार m का वैल्यू 1000 होता है, तो 1000, 2 m है तो 2 बार जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2000। यानी हम लोग कह सकते हैं कि i, x, c,
और m संकेत को अधिक से अधिक 3 बार लगातार लिख सकते हैं। और इस केस में उन तीनों को क्या कर सकते हैं हम लोग, उनके वैल्यू के आधार पे आपस में जोड़ सकते हैं। अब देखिए V, L और D संकेत लगातार दोहराए नहीं जाते हैं। ये V, L और D संकेत जो है कभी भी लगातार नहीं दोहराए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट, I को केवल देखिए I को केवल V और X, ठीक है, से I को केवल V और X से, X को केवल L और C से तथा C को केवल D और M से ही घटाया जा सकता है। V, L, D घटाए नहीं जाते हैं, ठीक है। V, L, D घटाए नहीं जा सकते हैं, यानी I को केवल V से और V और X से, ठीक है, X को केवल L और C से और C को D और M से ही घटाया जाता है। चौथा पॉइंट है, यदि कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के बाईं ओर हो तो बड़ा संकेत छोटे संकेत के मान को घटाकर संख्या प्राप्त की जाती है, ठीक है। यानी अगर कोई छोटा संकेत, ठीक है, बड़े संकेत के बाईं ओर है, ये देखिए x जो है, x छोटा है c से, ठीक है, क्योंकि c का वैल्यू क्या होता है 100 होता है और x का वैल्यू 10 होता है। तो ये क्या है, बाईं ओर है बड़े संकेत के, तो हम क्या करते हैं, बड़ा संकेत में से छोटा संकेत को घटा देते हैं। तो c में से हम लोग x घटाएंगे तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। उसी तरह d और c है, तो d का वैल्यू क्या होता है, d का वैल्यू जो होता है 500 होता है और c का वैल्यू 100 होता है। तो ये जो d बड़ा संकेत है और इसके आगे क्या लगा हुआ है, छोटा संकेत लगा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, d में से c को घटा देंगे, तो 500 में से जब 100 घटाएंगे तो क्या आएगा 400 आएगा। उसी तरह पांचवा हम लोग देखते हैं। पांचवा कह रहा है कि यदि कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के दाईं ओर हो तो बड़े संकेत में छोटे संकेत के मान को जोड़कर संख्या प्राप्त की जाती है। जैसे x के दाईं ओर क्या है 2i है, तो हम x में क्या करेंगे, दोनों i का वैल्यू को जोड़ देंगे। तो x का वैल्यू होता है 10 और i का वैल्यू होता है 1 और 1 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसी तरह md है, तो m का वैल्यू होता है 1000 और d का वैल्यू होता है 500। तो md को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1500 हो जाएगा। अच्छा, एक और मेन पॉइंट है, किसी संकेत के ऊपर बार चिन्ह, ठीक है, बार चिन्ह लगाने पर उस संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। जैसे i भी है, ठीक है, यानी 4 है, 4 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना बढ़ जाएगा 1000 गुना बढ़ जाएगा। यानी हम लोग 1000 से उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह d के ऊपर अगर हम लोग बार लगाएंगे तो 500 है, अब 500 में हम लोग 1000 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित संख्याओं को रोमन संकेत में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को रोमन संकेत में लिखिए। तो ये 90 है, तो 90 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 100 माइनस 10 को हम लोग 90 लिख सकते हैं। तो 100 यानी c और c के आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा c माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं xc। उसी तरह 60 को हम लोग लिख सकते हैं 50 प्लस 10 यानी lx, ठीक है, l का मतलब 50 और x का मतलब 10। उसी तरह 69, ठीक है, तो 50 प्लस 10 प्लस 9, तो lx प्लस 9, तो lx 9। उसी तरह 98 मतलब 100 माइनस 2, ठीक है, 100 माइनस 2, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 माइनस 10 प्लस 8 यानी xc 8। तो ये हम लोग ऐसे इसको रोमन अंक में लिख सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, हिंदू अरेबिक प्रणाली LXX VI को कैसे लिखा जाता है। तो देखिए L का वैल्यू होता है 50, X का वैल्यू हुआ 10 और 10 और 6 का वैल्यू हो गया 6। तो 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60, 60 में 10 जोड़ेंगे तो 70 और 70 में 6 जोड़ेंगे तो 76। तो ऑप्शन 2 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।